बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब साथी अभी तक सुबह से केस टेकिंग, उसके तरीके, ऑब्ज़र्वेशन के असूल, केस परसीविंग के असूल, इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन सुन रहे हैं सुबह से। क्योंकि मौजू एक है तो इसमें ये जब मौजू एक ही हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी तकरार शुरू हो जाती है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि अभी सुबह तक जो बातें हुई हैं उनमें जो चीज़ें बयान की गई हैं उनसे बचते हुए कुछ इसमें जो चीज़ें रह गई हैं उनको साथ ऐड करूं, और कोशिश होगी कि कमा हक़्क़ो हो इसको पूरा करने की कोशिश करूं। अभी सुबह के 2 लेक्चर्स जो आपने सुने हैं उनमें एक चीज़ अभी मीर साहब से आपने ये भी सुनी कि जब भी केस टेकिंग करनी है ब्लाइंड बन के करनी है। जिधर को मरीज़ लेके जा रहा है हमने उधर जाना है, जिधर की वो रहनुमाई कर रहा है हमने उस तरफ चलना है, अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं चलाना। बिलाशुबा यही बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी खुद इख्तियार करदा हैं। लेकिन जो हकीकत वो ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केस टेकिंग कर क्यों रहे हैं, हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं, इस सेशन का मकसद क्या है। तो लाजमी बात है कि उससे पहले हमें इस बात का लाजमी तौर पर शऊर होगा कि हम खुद क्या हैं। हम होम्योपैथ हैं, एलोपैथ हैं, हकीम हैं, या किसी और शोबा तिब से हमारा ताल्लुक़ है। जिस भी शोबा तिब से हमारा ताल्लुक़ है तो हमें पहले उसके क़वायद ज़वाबित तो लाजमी आने चाहिए, उसके ऊपर हमारी गिरफ्त तो लाजमी होनी चाहिए। फिर ही हमें ये मकसद हासिल होगा कि आखिर ये मरीज़ के साथ जो मगज़मारी कर रहे हैं या उसकी घंटों गुफ्तगू सुन रहे हैं उसमें से निकालना हम क्या चाहते हैं कि उसूलों के ऊपर हम निकालेंगे बाद में। 2 घंटे भी अगर हम केस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम किस उसूल के मुताबिक निकालेंगे। मरीज़ हमें लेके जा रहा है, हमें कब पता चलेगा कि हमने अब इसको रोककर दूसरी तरफ लेके जाना है। अगर एक एलोपैथिक डॉक्टर है तो उसकी केस टेकिंग हो सकता है सिर्फ ये जानना हो कि यहाँ इसके पीछे कौन सा जरासीम जो कार फरमा है, वो उसके लिए लेबॉर्टरी टेस्ट भी कराएगा। इसके पीछे कौन सी पैथोलॉजी है उसके लिए वो बहुत सारे काम अख्तियार करेगा। पैथोलॉजी लेबॉर्टरी में उसके खून के टेस्ट भेजेगा, उसका अल्ट्रासाउंड कराएगा, ECG कराएगा, इको कराएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, क्योंकि वो बीमारी को मटेरियल समझते हैं और मटेरियल तरीकों से ही उसके असबाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके दिन में एक चीज़ फिक्स तो है कि मैं चाहता क्या हूँ। अगर मरीज भी बाद में सवाल पूछ ले तो वो उसको भी बता पाए कि जनाब ये चीज़ ढूंढी है मैंने। और उमूमी तौर पर मरीज पूछते भी ये है कि जनाब आपको समझ भी आई कि नहीं आई, मुझे मसला क्या है, इसकी वजह क्या है। अगर कोई हकीम है तो वो भी यही कोशिश करता है कि जनाब जो हमने मिजाज बना रखे हैं हम किस मिजाज तक पहुंचे हैं, इसको गर्मी है, खुश्की है, तरी है, सर्दी है, कौन सी खिल्लत इसके अंदर बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है। वो उसी अपने दायरा कार के अंदर पहले महारत हासिल करेगा और उसी के मुताबिक उसकी नब्ज चेक करेगा, करूरा चेक करेगा और उसके मुताबिक ही उसकी जो भी दवाई होगी, जो नुस्खा होगा वो तजवीज़ कर देगा। क्योंकि हम होम्योपैथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अमूमी तौर पर एलोपैथी हो, तिब हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी तरीकाकार है, वहाँ जिस चीज़ को आज हम लेवल के तौर पर पढ़ रहे हैं, आप मुझे उम्मीद है कि आपने लेवल पढ़ लिए होंगे। नेम, फैक्ट्स, इमोशन, डिल्यूजन, सेंसेशन, एनर्जी, 7th। तो हम ये देखते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार मारेंगे तो पहले एलोपैथिक डॉक्टर ज़्यादा मार मारेगा तो पहले स्टेप को पूरा करेगा नेम के ऊपर। अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई तरक्की करे, कोई साथ साइकेट्रिक बैठ जाए
वो ज़्यादा हो सके फैक्ट्स के ऊपर भी आ जाए या उसके कुछ इमोशंस के ऊपर भी आ जाए, लेकिन एक जहाँ तक इमोशंस तक पहुंचकर मामला ख़त्म हो जाता है अमूमी तौर पर। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे आगे मंजिलें हैं, रास्ते हैं, मेथड हैं, बहुत सारी अप्रोचेज अब हमारे पास आ चुकी हैं। जैसा कि ये बात आप पहले सुन चुके हैं कि जिस तरीके से यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो हमने ये ढूंढना है कि एक मरीज के अंदर दाखिल होने का कौन सा रास्ता है, वो हमें कहाँ से मिल सकता है, किस लेवल पे जाके मिल सकता है। तो लिहाजा जब इन सारी चीज़ों का हमारे बैकग्राउंड के अंदर ये इल्म मौजूद होगा, फिर हमें अपने ये सारी जो सेशन होगा, जो केस टेकिंग का सारा हम उसके साथ मगजमारी करेंगे, वक्त उसके ऊपर लगाएंगे, फिर हमें इसके ऊपर भी कमांड हासिल होना शुरू हो जाएगी कि हम चाहते क्या हैं, कहाँ हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, कहाँ हम दुरुस्त डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। वरना सवाए कुछ इबारात लिखने के कोई चीज़ भी हासिल ना होगी। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी पैथी के उसूलों का इल्म होना चाहिए, दूसरे लफ्ज़ों में फ़िलासफ़ी का इल्म होना चाहिए। क्लासिकल तरीके तक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, सफिशेंट है ये हमारे लिए। अब हम चूँकि सेंसेशन मेथड की तरफ जा चुके हैं, जा रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं और उसके नताइज से भी हम आशना हो रहे हैं। तो लिहाजा अब इस तरीके को भी जब हम अप्लाई करेंगे तो केस के दौरान हमें पता चल रहा होगा कि अब मरीज किस लेवल तक पहुंच चुका है। अभी ये अगर ये डायग्नोज तक है, नेम तक है, तो आया कि वाकई इसको बीमारी यही है। बीमारी किस टाइप की है, एक्यूट है, क्रोनिक है, अगर एलोपैथिकली भी देखा जाए। इसके फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, तो अगर फैक्ट्स भी हमारे सामने आ चुके हैं, इसका म्याज़म कौन सा है, म्याज़म की तकसीम हम पढ़ चुके हैं, 10 म्याज़म अभी तक जो हमारे सामने आए हैं, और ये भी हमने जान लिया है कि ये जो म्याज़म है ये उस लेवल का म्याज़म की स्टडी नहीं है कि सिर्फ बीमारी की आमदोरफ्त का मुताला किया जाए, बल्कि ये पेस एंड डेप्थ का मुताला है कि इसकी बीमारी कितनी गहरी है, बीमारी का आने का तरीका क्या है, इसकी रवानगी किस तरह की है, इसका अंजाम किस टाइप का हो सकता है, उस लेवल, और मरीज का उस बीमारी के अंदर रिएक्शन क्या है, किस लेवल का है। इस चीज को स्टडी करने का नाम जो है ये म्याज़म की स्टडी है। वो जो 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं वो इस चीज का नाम म्याज़म है। तो केस टेकिंग के लिए उसूलों का जानना जरूरी है। जिस मेथड के तहत हम केस ले रहे हैं उस मेथड का पूरा शौरी इल्म होना चाहिए, ताकि जितना भी हमें केस मिला है हमने खुद लिया है, हमारे किसी दोस्त डॉक्टर ने लिया है, हमारे पास पहुंचे तो हम उसको जिस लेवल पे भी है, अगर पैथोलॉजिकल लेवल पे है, फैक्ट लेवल पे है, इमोशन पे है, हम उस लेवल पे भी उसकी कोई ना कोई प्रेस्क्रिप्शन कर सके हम। जैसा कि इस बात को डॉक्टर हानीमन ऑर्गेनन के अंदर लिख चुके हैं कि हमारा मकसद क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज हासिल करना, यानी उस मरीज में से जो एक पिक्चर है उसकी मौजूद है, उसकी जो ओरिजिनल जो पिक्चर है वो हासिल करना हमारा मकसद है। और ये किस तरह हासिल होगी, ये उस वक्त होगी जब हम उस मरीज का इनर एक्सपीरियंस हासिल करें कि उस सिचुएशन के अंदर मरीज महसूस क्या कर रहा है। इस एहसास का, इस महसूसात का इल्म जो है दरअसल ये म्याज़म की स्टडी है कि वो मरीज महसूस क्या कर रहा है और उसके लिए, उसका मुकाबला करने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रहा है, कर क्या रहा है उस दौरान। वो उस कंडीशन के अंदर जेन्युइन उसके महसूसात जो हैं, जेन्युइन फीलिंग्स, वो मालूम करना, ये हासिल करना। ये नहीं कि हमें पता है बुखार के अंदर मरीज को क्या होता है, पहले से अंडरस्टूड है, शुगर का मरीज को क्या क्या अलामात होती हैं हम पहले से तय कर लें। जिस तरह का आमतौर पर एलोपैथिक के यहाँ तयशुदा होता है कि डायबिटीज पेशेंट किस तरह का होता है, मलेरिया का मरीज किस तरह का होता है, टाइफाइड का मरीज किस तरह का होता है, हम ये तय नहीं कर सकते। हम तो ये देखेंगे कि ये सामने जो बैठा हुआ है, ये इसका एक्सपीरियंस इसके अंदर क्या है, ये क्या महसूस कर रहा है, ये क्या चाहता है, ये जो कुछ भी लेकर आया है
आया कि उस बीमारी के मुताबिक ये सारा कुछ बता रहा है, उससे हट के बयान कर रहा है। अभी आपके सामने मिसालें कितनी केसेस की आई हैं पेरिफेरल ऑब्जर्वेशन की, कि डॉक्टर की हैसियत से हम ये सोच रहे होते हैं कि ये बीमारी के मुताबिक रिएक्शन करेगा, वो कहता मुझे इससे परवाह कोई नहीं। केसेस की मिसालें तो साथ चलती रहेंगी। एक पेशेंट देखने को मिला, हमारे एक दोस्त डॉक्टर थे, वो कहते जी हमारा एक पेशेंट है अलाइड अस्पताल में दाखिल है, बहुत सीरियस हालत है उसकी, और आप वहाँ आए। मैं कि यार वहाँ पे इलाज हो रहा है उसका, अच्छे डॉक्टर मौजूद है, मैं क्या करूँ वहाँ पे, ये तो वैसे कानूनी तौर पे गलत काम है कि हम जाके वहाँ मुदाखलत करें। कहते जी आप डॉक्टर की हैसियत ना जाएं, वैसे चलो आप अयादत की हैसियत से चले जाएं। मैं चलो ठीक है चले जाते हैं, चले गए वहाँ पे। अब उसको सीवियर जॉन्डिस था और उसके साथ उसको बुखार भी बहुत शदीद चल रहा था, 103, 102, 104 तक वो पहुँच रहा था। ड्रिपें लगी हुई थी, तकरीबन 1 हफ्ते से वहाँ पे दाखिल था, लेकिन अभी तक उसका बुखार भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब जब मैंने उसको देखा, उसके मुशाहदा किया, मैंने उससे ये पूछा कि अच्छा ये बताएं कि ये जो आपको इतनी तकलीफ है, बुखार भी है, जिस्म में दर्द भी हैं और बहुत सारी नकाहत भी हो रही है, आप इसका आप महसूस क्या कर रहे हैं, आप क्या? कहता यार मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे बस यहाँ से छुट्टी मिल जाए, लेकिन ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, मैं चाहता हूँ मुझे छुट्टी मिल जाए यहाँ से। मैं कहा आपको ये पता कि आपकी जो हालत है वो छुट्टी के काबिल नहीं है और आप कह रहे छुट्टी मिल जाए? कहता बस मुझे आप किसी तरीके से छुट्टी दिला दें यहाँ से। मैं कहा मैं छुट्टी दिलाने तो नहीं आया। अच्छा ये बताएं कि आप छुट्टी लेना क्यों चाहते हैं, मकसद क्या है छुट्टी लेने का? कहते जी मुझे कारोबार का बहुत फिक्र है, मेरा कारोबार पीछे खराब हो रहा है। मैं कहा आप अपना ये बताएं कि पीछे कौन कौन लोग हैं? कहते वैसे 2 भाई भी हैं, 2 बेटे भी हैं, वो भी संभाल रहे हैं पीछे, लेकिन जनाब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। जो डॉक्टर मेरे साथ ले गया था उसका वो रिश्तेदार था। मैंने पूछा कि ये बताएं कि ये इसके कारोबार की मुझे थोड़ी हिस्ट्री बताएं। कहते ये बड़ा सेल्फ मेड आदमी है, इनके हालात बड़े ख़राब होते थे किसी दौर में, तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके इन्होंने पावर लूमें लगाई हैं और अब ये समझ लें कि घर कम जाता है, कारोबार के ऊपर इसकी ज़्यादा फोकस है हर चीज़ का। जब ये चीज़ देखी तो हालांकि उन दिनों में मैंने ये सेंसेशन मेथड जो इतनी गहराई से नहीं पढ़ा था, तकरीबन 2 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो चूँकि उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि कोई दवाई तजवीज़ करूँ, तो मैंने जब देखा कि इसको घर जाने की फ़िक्र है, कारोबार की फ़िक्र है, मैंने कहा इनको आप ब्रायूनिया दे दें। ब्रायूनिया मैंने उनको सेलेक्ट करके घर आ गया। अब उन्होंने अस्पताल के अंदर इसको ब्रायूनिया देनी शुरू कर दी, तो उसका नतीजा ये निकला कि उसका बुखार 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा जी हमें छुट्टी दे दें, हमारा बुखार ठीक है। उसके बाद घर जाके वो ब्रायूनिया लेता रहा, तो बाद में रिपोर्ट मिली कि वो उसी से सब कुछ उसका ठीक हो गया। यानी अब ये देखें कि यहाँ पे उसकी जो असल बीमारी की अलामत तो कोई भी नहीं ली, उसको ये था मैं घर चला जाऊँ, ये अस्पताल से जान छूट जाए। तो इस तरह की, यानी कि जब हम इस सेंसेशन मेथड को पढ़ेंगे, ये बात आप सबसे पहले लेक्चर के अंदर भी ये बात सुन चुके हैं, या उसमें नहीं बल्कि चौधरी साहब ने ये बात थोड़ी डिस्कशन के अंदर ये बात की कि हम अब जिस लेवल पे आ चुके हैं, यहाँ प्रूविंग पीछे रह चुकी है। अब हम कुछ उसूलों के पैरोकार हो चुके हैं, उसूलों के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं हर चीज़ को। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो जहाँ वो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, चाहे वो मरीज प्लांट कैटेगरी के अंदर आ जाए, मिनरल के अंदर आ जाए, एनिमल के अंदर आ जाए, चाहे वो चीज़ प्रूव्ड है या अनप्रूव्ड है, अब हम उस लेवल पे आ रहे हैं कि हम ऐसी दवाइयाँ भी तजवीज़ करें जो अभी प्रूव ही नहीं हुई, जिनका अभी बहसीयत दवाई कहीं जिक्र भी मौजूद नहीं है, लेकिन अब हम वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच भी रहे हैं और इस्तेमाल भी करवा रहे हैं। क्योंकि अमूमी हमारी जो क्लासिकल हमारी केस टेकिंग हुआ करती थी, जो हमारा क्लासिकल मेथड था, उसमें हम यही देखते थे कि प्रूव्ड मेडिसिन में से कोई चीज़ मिल जाए, उसी में से हम उसी दायरा के अंदर रहकर हम सारा काम करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो नया मेथड है, अब हम आज़ाद हैं इस हवाले से। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो अपनी जगह पे है। जब कोई भी केस जब पैथोलॉजिकल लेवल पर होगा, नेम लेवल पर होगा, फैक्ट लेवल पर होगा, इमोशनल लेवल पर होगा, तो लाजमी तौर पर दवाई उसी मेथड के तहत ही निकलेगी। लेकिन जब एक पेशेंट तरक्की करते करते सेंसेशन मेथड के अंदर दाखिल हो चुका होगा, तो फिर हम उन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं अमूमी तौर पर।
अब डॉक्टर साहब उसको ये हॉस्पिटल छोड़ने की ख्वाहिश थी या घर जाने की ख्वाहिश थी? उसको घर जाके कारोबार संभालने की ख्वाहिश थी कि अस्पताल से मेरी जान छूटे, जाके कारोबार में बैठ जाऊं। अब एक चीज जिस तरह डॉक्टर हानीमन लिखते हैं कि हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि मरीज के अंदर काबिल शफा क्या चीज है, व्हाट इज टू बी क्योर्ड। तो इसी बात को जब राजन शंकरन ने पेश किया है तो उन्होंने इस बात को एक दूसरे अंदाज से पेश किया है कि ये व्हाट इज टू बी क्योर्ड जो है वो है सेंट्रल डिस्टर्बेंस। उस मरीज की जो सेंट्रल डिस्टर्बेंस है, यानी आप सिर्फ उसकी ज़ाहरी चीज़ों को ना देखें, वो उसके अंदर असल जो डिस्टर्बेंस चल रही है, असल जो गड़बड़ चल रही है, आपने उसको लेना है। वो चाहे उसके जिस्म के लेवल पर है, चाहे उसके माइंड के लेवल पर है, नफ्सियात के जिस लेवल पर भी है, जो उसकी सेंट्रल डिस्टर्बेंस है, जिसके ऊपर वो मरीज खुद फोकस कर रहा है, आपने उसको लेना है, चाहे बीमारी कुछ भी है उसको। अब इस सेंट्रल डिस्टर्बेंस को तलाश करने के लिए हमें जरूरत महसूस होती है कि हम ये मालूम करें कि ये जो हमारे पास पेशेंट सामने खड़ा है या बैठा है, जो केस दे रहा है, ज़ाहिर उसकी पर्सनालिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, और जब पर्सनालिटी स्टडी करते हैं तो उसके ऊपर से बहुत सारे हमें पर्दे उठाना पड़ते हैं। उसकी जो कंपनसेटरी जो हालत है उसको खत्म करना है, उसको ओरिजिनल को ढूंढना हमने। यानी एक बंदा आपके सामने अगर कर्नल की वर्दी में खड़ा है तो हमने ये ढूंढना है कि ये कर्नल है भी है या किसी मजदूर को कर्नल की वर्दी पहना दी गई है। ये ढूंढना है हमने कि ओरिजिनल क्या है। लिबास को नहीं देखना, उसके सिर्फ हुलिये से मुतासर नहीं होना, ओरिजिनल को ढूंढना है। उसकी मिसालें अभी आपके सामने आ चुकी हैं, जिस तरह का मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि आप बहुत सारी चीजें रिपीट तो होंगी, लेकिन उसकी रेपिटेशन से ये होगा कि हो सकता है जो चीजें कुछ मुबहम रह चुकी हैं वो ज्यादा वाज़ेह हो जाएं। यानी हमने उसका जो ज़ाहरी लिबास है वो उतारना, उसका ज़ाहरी लिबादा हमने उतारना है। उसके जो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो हालात की वजह से उसने अपने ऊपर एक रूप धारा हुआ है, उसको अलग करना है हमने। जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को हमने सामने लेकर आना है। चाहे उसने अपने अंदर तब्दीली मेडिटेशन के जरिए की है, चाहे मजहबी तालीम और तरबियत की बुनियाद पे की है, स्कूल या किसी अदारे की वजह से उसने अपनी तरबियत की है, यानी किसी भी तरीके से वो अपने अंदर चेंज लाया है। वो अपने आप को मुआशरे के अंदर काबिल कबूल बनाने के लिए उसने बहुत सारी ऐसी जिबिल्लतों को दबाया हुआ है। हो सकता है अंदर से वो एक एनिमल हो, दरिंदा हो, खूनखार हो, वो उसका दिल तो करता हो। आमतौर पर देखा आप बहुत सारे लोगों आप मशवरा करते हैं जब मुल्की हालात किस तरह के हैं, क्या हो रहा है ये, तो आपको वो बंदा बदहा जो शरीफ बंदा है वो भी कहेगा, जिसको आप शरीफ समझ रहे, कहता है इसका एक ही हाल है, सारे सियासतदानों को एक लाइन में खड़े करो, मौलवियों के साथ एक ही गोली मारो, सबको खत्म कर दो। आइए आप ये देखें, वो किसी सिस्टम में बेहतरी लाने के बजाय, उसको स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर कोई इस्लाहात लाने के बजाय वो कहते हैं इसका एक ही हल है कि सबको गोली मार दी जाए। अच्छा, गोली मार के उसके बाद अगला काम क्या होगा, जान छूट जाएगी, फिर निजाम किस तरह सीधा होगा। यानी अब ये इन चीज़ों का इजहार हम लोगों के अंदर मुख्तलिफ मौके के ऊपर देखते रहते हैं कि कौन सा बंदा किसी भी मसले के हल के लिए किस तरह की राय देता है। इन आरा की बुनियाद में हम उसके अंदर की बात का समझ जाते हैं। तो बात चल रही है हमने उसका जो इनर है, जो ओरिजिनल है, वो ढूंढना कि असल बंदा क्या है। ये हमारा टारगेट है असल। दूसरे लफ्जों में हमने उसका जो वो सॉफ्टवेयर जो लेकर पैदा हुआ था, बाद में उसने बहुत सारी अपडेशन उसके अंदर की हैं आर्जी तौर पर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर साथ जोड़ के उसको अपने देखना। एक कंप्यूटर होता है, बेसिक तो उसकी विंडो होती है, मोबाइल का आप एंड्रॉयड का आप देख लेते वर्जन होते हैं, तो लेकिन हम उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके साथ डालते रहते हैं
और उसको बहुत सारे कामों के लिए तैयार कर लेते हैं उस मशीन को, लेकिन बुनियादी तौर पर उसकी विंडो ही होती है जिसके ऊपर काम चल रहा है। अगर आप विंडो खत्म कर देंगे तो वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इंसान जो है इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हर फर्द जो है वो अपना अलग अलग एक इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया है। हमें वो इंडिविजुअल जो है वो ढूंढना है कि ये इंडिविजुअल क्या है। इसके अंदर एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक हैं, एनिमल है तो कौन सा एनिमल है, प्लांट है तो वो कौन सी स्पीशीज में से है, अगर मिनरल है तो मिनरल में कहाँ ये फॉल कर रहा है। ये चीजें ढूंढनी है हमने। और आप ये जानते हैं कि जब भी विंडो के अंदर एरर आता है, कोई खराबी आ जाती है, हम उसके ऊपर वही विंडो दोबारा कर देते हैं। वो मशीन जिस विंडो के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी होती है, तो हर चीज ठीक हो जाती है। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम उसका जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसका ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं और काफी हद तक हम समझते हैं कि हमने ढूंढ लिया है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम उसको उसी चीज की बनी हुई मेडिसिन, वही चीज बतौर मेडिसिन उसको इस्तेमाल कराते हैं पोटेंसी की शक्ल में, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर वो एनिमल है तो उसको एनिमल ही दे देते हैं, वो ठीक ही फिर रह गया कि उसके अंदर वही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जब उसके अंदर गड़बड़ हो रही होती है तो उसके अंदर बहुत सारे बैड सेक्टर और बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी मिसालें तो काफ़ी हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक केस मेरे पास आया, वो तकरीबन 18 साल उस नौजवान की उम्र होगी, बीकॉम कर रहा है, अभी भी मेरे ज़ेरे इलाज है। वो दोस्तों के साथ मिलकर उसने जिम ज्वाइन कर लिया। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था तो एकदम उसके सीने के अंदर तकलीफ उठी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसके जो वो दोस्त वहीं से उसको उठाकर अस्पताल ले गए। उन्होंने टेस्ट किया, ECG की, इकोकार्डियोग्राफी की। उन्होंने बताया कि इसकी जो पल्मोनरी वाल्व है उसके अंदर रिगर्जिटेशन शुरू हो गई है, इसका वाल्व ख़राब हो गया है। ये आप इसको FIC ले जाएं और वक्ती तौर पर ये दवाइयाँ इसको इस्तेमाल करवाएं जी। बहरहाल उसका बड़ा भाई है, वो ओमान में रहता है, वो होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा शौकीन भी है, उसको समझने वाला है। जब उसको वहाँ खबर हुई उसने कहा जी आप कहीं नहीं जाना, आप इस तरह करें वहाँ चले जाएं, मैं फ़ोन कर देता हूँ। मेरे पास आ गया। अब जब पट्टी चेक की तो पता चला कि रस्टाक्स जो है, अगर ओवर एक्सर्शन की वजह से दिल का मसला बन रहा है तो रस्टाक्स वहाँ काम करती है। मैंने कहा इसके क्या हिस्ट्री लूँ मैं, किस बुनियाद पे इसका मैं सेंसेशन मेथड निकालूं। पता तो है इसने जिम में वहाँ ज़्यादा एक्सर्शन की है, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हुआ है। मैंने उसको रस्टाक्स दी और जैसा होम्योपैथ डॉक्टर कहते हैं साथ कराटागस भी दे दी कि ये आप इस्तेमाल करें, और उसको फ़ायदा भी हुआ। वो 3 माह तक ये चीज़ें इस्तेमाल करता रहा और 3 माह तक यही हुआ, कभी तकलीफ कम हो गई, कभी तेज़ हो गई, कभी 2-4 दिन बेहतरी है, तो फिर उसको एहसास होना शुरू हो गया। 3 माह बाद उसका दोबारा इको भी कराई तो पता चला कि मसला जूं का तू वहीं पे है। अब ये था कि वो ज़रा भी एक्सर्शन करता, ज़रा भी तेज चलता तो उसको तकलीफ शुरू हो जाती। मोटरसाइकिल चलाना भी छोड़ दी उसने। तो एक दिन शाम के वक्त मेरे पास आया तो उसको तो ये था कि डॉक्टर साहब एतमाद कर रहा था, वही दवाई देंगे तो मैं फिर दवाई ले जाऊंगा। मेरे क्लिनिक का कुछ शेड्यूल ये है कि अगर किसी मरीज़ को ज़्यादा टाइम देना हो, उसका केस नए सिरे से लेना हो या बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करना हो, तो उसको मैं फर्स्ट टाइम बुलाता हूँ। सेकंड टाइम जो है वो होते हैं जो दोबारा केस चल रहे होते हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप इस तरह करें, कल आ जाएं सुबह के वक्त। वो कहते हैं सुबह तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। असल में मैं खुद केस नहीं लेना चाह रहा था, मैं ज़हनी तौर पर थका हुआ था उस वक्त, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा केस अभी ले लें और मुझे दवाई दे दें, मैं तो वक्त निकाल के आ चुका हूँ। मैंने सोचा अच्छा चलो इसके साथ थोड़ा टाइम गुजारता हूँ और उसके बाद मैं फिर अच्छे तरीके से कहता हूँ कि आप पहले टाइम में आए, आप इसमें आपका भला है। तो मैंने उससे वैसे ही पूछा कि आप ये बताएं क्या कर रहे हो तुम? कहता है जी बीकॉम कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज में कर रहे हो? उसने कॉलेज का नाम लिया। मैंने पूछा कि उस कॉलेज में दाखिला क्यों लिया आपने? करीब भी थे, आप दूर जा रहे हो, वो महंगा भी है। कहता है जी उसका एक नाम है, उस नाम की वजह से मैं जा रहा हूँ कि उसका एक तलीमी मायार और उसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है, उसके जो स्टूडेंट निकलते हैं उनकी भी एक पहचान है, इसलिए मैंने उस कॉलेज को ज्वाइन किया है। मैं कहा और उसकी वजह क्या है? सिलेबस तो वही होता है, हर जगह पे पढ़ाया जाता है। कहता नहीं जी वहाँ जो है ना वो एक डिसिप्लिन भी है वहाँ पे। यहाँ आम कॉलेजों के अंदर ना लोग स्टूडेंट बदतमीजियाँ बहुत करते हैं,
तो वहाँ जो उनका एक डिसिप्लिन भी है। मैंने कहा यार डिसिप्लिन तालीम का तो हो सकता है, लेकिन लड़कों को किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं? लड़के तो हर जगह पे मौजूद होते हैं, जैसे बदतमीजी करनी वहाँ भी कर देगा वो। तो कहते जी असल में मैं ना, मेरे वहाँ पे सिर्फ 2 दोस्त हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ लिंक रखता हूँ, मैं हर एक के साथ लिंक रखता ही नहीं। तो इस वजह से भी मैं जो है ना वो बदतमीजी से बचा हुआ हूँ। अच्छा, मैंने कहा फारग टाइम आप क्या करते हैं? कहते अभी जिम ज्वाइन किया था तो ये मुझे मसला बन गया, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बस घर में रहता हूँ। कोई पढ़ लिया, सुबह कॉलेज चला गया, शाम को आके अपने तौर पर कुछ पढ़ लिया। मैं कहा कोई मोहल्ले के दोस्त या कोई ग्राउंड में जाना या कोई, कहता मेरे किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं वजह क्या? यार लोग बदतमीज बहुत हैं, ये किसी भी टाइम पे कुछ भी कह देते हैं ये। मैं फिर कहता है मैं फिर इनसे इजनाब करता हूँ, उसका तरीका ये कि मैं फिर घर में ही रहता हूँ। मैं कहा यार अगर आपको कोई कुछ कह भी दे, कॉलेज के अंदर कोई स्टूडेंट है मजाक कर दे या कुछ भी कह दे, क्या हो जाएगा उससे? कहता है जी मैं बस मुझे उसकी बहुत तकलीफ होती है, और मैं उसका जो मुझे एक दफ़ा बदतमीजी कर दे मैं उसके साथ बिल्कुल कतई ताल्लुक ही कर देता हूँ, मैं उसका इज्तनाब भी करता हूँ। मैं कहता हूँ बस घर में ही बेहतर है। अच्छा, मैं कहा अच्छा जो कुछ भी पढ़ लें, आप बी काम कर लें, एम काम कर लें, MBA कर लें, कुछ भी कर लें, निकलेंगे तो फिर भी मुआशरे के अंदर ही आपका राब्ता तो इन्हीं के साथ होगा, नौकरी भी यहीं पे करेंगे, अगर कारोबार करेंगे वो भी इन्हीं लोगों के साथ करें, फिर किस तरह बचेंगे? कहते जी मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना, मैं तो बाहर जाऊँगा। अच्छा, मैं कहा वो क्यों? कहता है यहाँ भी यही हाल आता है, किसी भी फैक्ट्री में चले जाएँ, किसी भी अदारे में चले जाएँ, यहाँ भी बदतमीज लोग हैं। लिहाजा मैंने सोचा है कि मैंने यहाँ काम ही नहीं करना, जैसे तालीम मुकम्मल होगी बाहर चला जाऊँगा। मैं तुम्हें पता है कि अरबी लोग कितनी गाड़ियाँ निकालते हैं? कहते मैंने अरब मुल्क में जाना ही नहीं, मैं किसी दूसरे अंग्रेज मुल्क में, यूरोप में उधर निकल जाना, क्योंकि उनके अखलाकियात बहुत अच्छे हैं, वो अपने जो मुलाजम है उसको उसके हुकूक भी अदा करते हैं, कोई डिसिप्लिन है, सब कुछ है, ये है वो है। मैं कहा यार ये तो आपने अच्छा फार्मूला सोचा हुआ है। यानी अब मैं ये चीज़ें उसके साथ सिर्फ वक्त गुजारी के साथ कर रहा था कि ये चलता किधर का और इसकी सोच क्या है। अच्छा, मैंने कहा ये बताएं कि अगर आज तक किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की भी है जिससे? कहता हाँ अक्सर हो जाता। मैं फिर आपने कोई जवाब दिया कभी उनको? कहते मैं फिर जवाब नहीं देता, मैं उसको ये कहता यार ये फारग मुझसे, अब मेरा रास्ता ये है। अब मैंने देखा कि ये हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से ले रहा है और इतनी इसके अंदर नज़ाकत पाई जा रही है। तो कॉलेज ऐसे में अदारे में उसने ऐसे में दाखिला लिया जिसका एक नाम है, जिसकी पहचान है। तो उसको मैंने मिडिल में रखते हुए 3rd रो के अंदर साइलेशिया मेडिसिन के ऊपर उसके मैं पहुंच गया। अब उसने चूँकि अपना कंट्रोल के रोका हुआ था, फिक्स हर चीज़ के अंदर फिक्स आइडियाज़ उसके भी मौजूद थे, साइकोसिस मैज़ूम भी उसको चल रहा था। अब मेरे पास भी जो आया था वो भाई के कहने पे आया था, वरना मेरे पास आते हुए भी झिझक रहा था कि डॉक्टर मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा। अब जो मैंने बातें पूछी थी वो एज ए मरीज़ नहीं पूछी थी, मैंने जनरल डिस्कशन के तौर पर की थी, वरना एज ए मरीज़ तो जो मैंने उसकी तकलीफ़ें पूछी, स्टाक से क्रेटागस दी, उसको फार कर दिया। आज जब मैं उसको साइलेशिया पे लेकर आया या साइलेशिया पे वो पहुंच गया, उसको साइलेशिया की एक डोज दे दी गई। उसका नतीजा ये निकला कि उसको अगले 3 माह तक कोई तकलीफ ही नहीं, यानी एक डोज उसको दी मैंने, वरना में दे दी, देकर उसको फारिग कर दिया। तो अब उसको अगले यानी 3 माह तक उसको कोई तकलीफ नहीं, किसी मौके के भी कोई तकलीफ नहीं। तो मैंने उससे कहा आप इस तरह करें, दोबारा आप इकोकार्डियोग्राफी करा लें। करवाई तो उन्होंने कहा जी आपको कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। जब उसको कोई मसला नहीं, मैंने उसका भी ठीक है, आप ठीक है तो आप जाएं। फिर कहते जी कोई और दवाई दे दें एहतियाती तौर पर, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं, आप ठीक है, आप जाएं, फारग हैं। अब तकरीबन दोबारा अगले 3 माह के बाद, ये ईद से 2-4 दिन पहले फिर मेरे पास आया। वो कहने लगा जी मुझे फिर तकलीफ़ हुई है। मैं फिर क्यों तकलीफ़ हुई है आपको, क्या वजह बनी? कहता समझ ही नहीं आई। मैं यार को वजह तो बताए ना, क्या वजह बनी है? जिम तो नहीं गए? कहता नहीं। फिर कहता जी असल में कल हमारे घर के आगे सोलंग जो है वो खेड़ा हुआ था, तो हमने खुद ही खेड़ा था कि चलो थोड़ी मिट्टी डाल के थोड़ा ऊंचा करके लगा लेते हैं इसको। तो कहता है मजदूर जो है वो छुट्टी करके आया नहीं, तो उसकी जगह मुझे मजदूरी करनी पड़ी। वो गेंती चलाई ना, जो जोर जमाई दोबारा की, तो उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है ये। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखें बात ये है कि आप
सिर्फ ज़हनी तौर पर नाजुक नहीं है, आप जिस्मानी तौर पर भी नाजुक हैं। सारी उम्र उसने कोई मशक्क़त का काम भी नहीं किया, कोई गेम नहीं किया, अब करनी शुरू की थी। यानी अब ये देखें सलेशिया जो है किस तरीके से उसके अंदर झलक रही है। आपको जो पता है शीशा है, ये वो शीशा जो है वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, टूट जाता है। तो वो ज़हनी तौर पर भी तकलीफ महसूस कर रहा है, अगर फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है तो वहाँ भी उसके अंदर वही चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो इस तरीके से यानी हमें ये पता चला कि ये पेशेंट जो है ये खुद क्या चीज़ है। ये हमने ये ढूंढना कि ये पेशेंट खुद क्या चीज़ है, जो चीज़ वो होगा वही उसकी मेडिसिन है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द जितनी भी फैली हुई दुनिया उसके अंदर वो हमें मिलते हैं। उसको स्टडी भी करना चाहिए, उसको बगौर देखना चाहिए। बात हो रही थी कि हमने ये देखना कि ये जो बंदा है, ये जो हालात बयान कर रहा है ये किसी सिचुएशन की वजह से बयान कर रहा है, ये ओरिजिनल है। ये असल बात ये हो रही थी कि हमने ओरिजिनल ढूंढना, और मेरा मौजू भी ये है कि हमने अनकवर करना है पेशेंट को, उसके ऊपर से पर्दे उठाने हैं जो कंपनसेशन की वजह से, तालीम और तरबियत की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, या खुद अपनी कोशिश के ज़रिए से, या हालात के प्रेशर की वजह से जो भी उसने पर्दे डाल लिए हैं, जो भी अपने आप को उसने जो आदि तब्दीली अपने अंदर पैदा की हुई है, उसको हटाकर हमने देखा कि ये ओरिजिनल क्या है। तो उसके लिए हम मरीज से मुख्तलिफ सवालात भी करते हैं। उन सवालात के अंदर हम अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि जनाब ये बताएं कि ये जो आप इस मौके पे ऊपर आप बहादुर बने हुए हैं, क्या हर मौके के ऊपर ही आप बहादुर होते हैं? अगर आपको यहाँ पे खौफ महसूस हो रहा है तो क्या हर मौके के ऊपर आपको खौफ ही महसूस होता है? फर्ज करें एक पुलिस में आ जाता है तो उससे हम पूछते हैं कि जनाब ये बताएं कि ये आपने पुलिस ज्वाइन जो की थी, ये क्यों की थी, वजह क्या थी उसकी? मसला मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आया, मैंने पूछा कि क्या काम करते? कहते जी मैं वकील हूँ। कहाँ प्रैक्टिस करते? कहते कराची में। तो मैं कहा आप रहते तो पीर महल में, प्रैक्टिस कराची में जाके कर रहे हैं? कहते जी असल में मैं नेवी में भर्ती हुआ था, तो 3-4 साल मैंने वहाँ सर्विस की, तो मैंने समझ लिया कि ये मेरे पास का काम नहीं। हाँ मुश्किल था। कहता नहीं जी, जो बंदा दिमाग इस्तेमाल करता है वो वहाँ पे नहीं रह सकता। कि ये क्या मतलब हुआ? कहते जी वहाँ आर्डर आता है कि ये काम कर दो, और हमें नज़र आ रहा होता है ये काम गलत है, ये डिसिप्लिन के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है, हर चीज़ के खिलाफ है, ये कहते कर दो। कहते मेरे कई दफ़ा उनके साथ झगड़ा हो जाता रहा, तो 1-2 दफ़ा मुझे आर्थिक तौर पर सजा भी हुई, ये समझ जाए। कहता मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये मेरे बस का काम नहीं, या ये मुझे नहीं चला सकते, या मैं इनके साथ नहीं चल सकता। तो मैंने कहा फिर अब आप ये बताएं कि अब आप क्या कर रहे हैं फिर? कहता ये अब मैंने फिर वकालत को अख्तियार किया। मैं वकालत को क्यों अख्तियार किया? कहता असल में मेरे जहन में ना शुरू से ये जो सरकारी इदारे हैं इनके खिलाफ बुग़्ज़, एक नफरत पाई जाती थी। यार ये पुलिस वाले क्या करते हैं, ये हर जगह पे लूट खसूट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मुझे दूर से भी पुलिस वाले नजर आए तो मुझे एक चिढ़ हो जाती थी। कहता अब भी मेरे पास इस तरह का केस आ जाए जो किसी पुलिस वाले के खिलाफ हो, किसी अदारे के खिलाफ हो, तो मैं पूरी एनर्जी के साथ उसको लड़ता हूँ। तो अगर आम केस हो तो उसको उस लेवल पे नहीं लड़ता। इन्हें आप देखें कि आप उसकी वो इनर जो चीज़ है वो हमारे सामने आ रही है कि आप वो फौज में था, नेवी के अंदर था, वहाँ भी उसको उस अदारे की वजह से चला तो गया। जैसा हमारे बहुत सारे लोग मुआश की सिर्फ तलाश में, उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन सा अदारा ज्वाइन, हमारे असल प्रेफरेंस है क्या। वो कहता है अच्छा इधर वैकेंसी निकल, इधर दरखास्त दे दो, जिधर निकल गए उधर चले गए, तो गलत जगह पे चले गए। तो अब वो चला तो अपने लिहाज से गलत जगह पे गया, चलो वैकेंसी मिल गई, लेकिन वो वहाँ टिक नहीं पाया अपने उस नेचर की वजह से। मैंने कहा वकालत, कहता है ये मेरा फेवरेट है, अब मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। पुलिस वाले मुझसे डरते हैं, बड़े बड़े अफसर मुझसे डरते हैं, ठीक है ना। मैं रोड पे भी जा रहा हूँ, कोई हाथ दे तो मैं अपना कार्ड निकाल के बताता हूँ कि ये मैं एडवोकेट हूँ, कहते ठीक है ये आप जाएं। ये अब इस चीज़ में वो खुश है। अच्छा मैं बचपन में मुझे ना पुलिस से बहुत डर लगता था, यानी जिस चीज़ से वो डरता रहा था अब उसके खिलाफ एक नफरत उसने पैदा की, अब उनके साथ वो एक फाइट कर रहा है। वो बज़ाहिर उसको एक जो प्रॉब्लम मेरे साथ वो शेयर कर रहा था वो ये था, उसको मोहरों का मसला था कि जनाब ये मुझे मोहरों का मसला है और 3 साल से ये ठीक नहीं हो रहा, बड़े बड़े ट्रीटमेंट लिए हैं, तो केस उसका किसी और तरफ जा रहा है, उसकी एनर्जी आप देखें किस तरफ जा रही है। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास मिसालें मौजूद होती हैं
तो जिसमें हमने उस बंदे की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, जो ढकी हुई है मुख्तलिफ पर्दों के अंदर, तो उसको हमने ज़ाहिर करना है कि ये ओरिजिनल क्या है। पिछले हवाले में इसलिए बात का हवाले दे देता हूँ कि ताकि हमारी बात उसके साथ कनेक्ट हो जाए। ये चीज़ हमारे पास पहले आ चुकी है कि मरीज़ जिधर को लेकर जाए हमने उधर को चलना है, लेकिन हर दफ़ा मरीज़ तो हमें लेकर नहीं चलता, कुछ लोगों को हमें खुद भी लेकर चलना पड़ता है। जिस तरह मिसाल उस लड़के की, बीकॉम वाले लड़के की दी कि मैंने उसके तलीमी सिर्फ पूछना शुरू कर दिया कि आप तलीमी तौर पर क्या कर रहे हो, तो उसने वो कॉलेज बताया, कॉलेज से फिर अपनी सेंसिटिविटी बताई, तो वो चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो गई। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अमूमी तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं उससे ये सबसे पहले ये कहता हूँ कि अच्छा ये बताएं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, बताएं आप कौन हैं। वो अमूमी तौर पर कुछ ना कुछ बता देते हैं कि जी ये मेरा नाम है, फ़लाँ इलाके से आया हूँ, मेरी इतनी उम्र है, ये मेरा पेशा है, इतना बता के अमूमी तौर पर खामोश हो जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान में रखें, ये चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं कि मुशाहदा बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ केस के दौरान उसके जेस्चर्स क्या हैं, उसका बात करने का अंदाज क्या है। मसला ये देखें कि एक पेशेंट है, वो बात बहादुरी की कर रहा है लेकिन सारा उसका नीचे को झुका हुआ है, हमारे सामने वो उसने सर नीचा किया हुआ है शर्मसारी की वजह से, बात वो बहादुरी की कर रहा है, बात वो कर रहा है कि मैं बड़ा शरीफ बंदा हूं, और लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहा है फलां को मैंने छोड़ना नहीं। यानी शराफत की इंतहा उसकी ये कि फलां को मैंने छोड़ना नहीं। खातून है वो कहती मैंने सस को नहीं छोड़ना, सास है वो कहती मैंने बहू को नहीं छोड़ना, और उससे खुद के पूछ के दे लो तो भी तुम ये बताओ, कहते जी मैंने कभी किसी को तकलीफ ही कोई नहीं दी। यानी ये देखना कि उनके अंदर तजाद कहाँ पे आ रहे हैं। इस दौरान जो बात पेश कर रहा है वो जज्बाती है, शर्मसार है, गुस्से के अंदर है, इंतकामी रवैया है। ये वो चीजें जो आपने सिर्फ नोट करनी है। और जहां कोई चीज कन्फर्म करनी है तो उससे उल्टा सवाल करें। आपको वो डरपोक नजर आ रहा है तो आप पूछें कि आपने कभी बहादुरी का कोई काम किया कभी। वो आप देखेंगे कि पूरी जिंदगी में उसको बड़ी मुश्किल नजर आएगा। अगर वो अपना बहुत गमगीन नजर आ रहा है, वो बार बार आप उसे कभी जिंदगी में खुशी नाम कोई चीज देखी आपने? यही ये चीजें होती है। जो चीज आप जाहिरी तौर पे मैं उसके उल्ट सवाल करें, आपको उसके जुमलों के अंदर इस्तेमाल हुए लफ्ज हैं उनको नोट करें कि किन अपना वो इजहार किन अल्फाज के साथ कर रहा है, वो किन तासरात के साथ कर रहा है। उन तासरात को और अल्फाज को नोट करना जरूरी है, सिर्फ कहानी को नोट करना भी जरूरी नहीं। जिन तासरात के साथ, जिन जज्बात के साथ उसने अपना इनर हमारे सामने पेश किया है उसको नोट करें। वहीं उसकी एनर्जी है। जहां उसकी एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाए वो आपके सामने फीकी फोकी बातें करना शुरू कर देगा, सती किस्म की बातें करना शुरू कर देगा, रेडीमेड बातें करना शुरू कर देगा। वो तो रेडीमेड बातों की हमें जरूरत नहीं। अब उसमें यह है कि हमारे इब्तदाई सवाल ये हो सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। क्योंकि किसी बंदे के हमने ओरिजिनल पर्सनालिटी जाननी है तो अमूमी तौर पर हम यही पूछते हैं कि आप कौन से इलाके से आए हो। हमारा एज ए होम्योपैथ इल्म हर लिहाज से वसी होना चाहिए। सिर्फ होम्योपैथी की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें और बहुत सारी चीज़ें भी हमें मालूम होनी चाहिए। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं अमूमी तौर पर केस लेते हुए या किसी से केस रिकॉर्ड फार्म जिसको मैं देता हूँ तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि तुम्हें फिल्में किस तरह की पसंद हैं, गाने किस तरह के सुनते हो। तो जो शौकीन होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ का बता ही देते हैं। बहुत कम है जो कहते हैं जी मैं हर तरह की जिस तरह की लगी उस तरह की अमूमी तौर पर बता देते हैं कि जी मैं फलां तरह की फिल्में देखता हूँ, या मैं ऐसे कहता हूँ 2-4 फिल्मों के नाम बताओ, या वो फिल्म जिसको आप बार बार देखते रहे हो या देखते हो वो बताओ। वो बता अगर वो किसी फैमिली मैटर के मतलब वो फिल्म के मतलब बताएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी सेंसिटिविटी कहाँ पे है। फिर मैं उससे पूछता हूँ अच्छा ये इस फिल्म के अंदर कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपको पसंद है जिसकी वजह से आप
इसी फिल्म को देख के तस्कीन हासिल करते हैं, या इसी गाने को सुन के ही आपको तस्कीन होती है। आखिर वो कौन सी चीज़ है वो इसके अंदर, आप इसको अपने अल्फाज में बताएं। तो अमूमी तौर पर यानी जब हम एक मरीज़ को ज़ीरो से लेकर यहाँ तक ले आते हैं, मरीज़ बताना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं कि मरीज़ बताता कुछ नहीं। एक वक्त था कि हम कहते थे मरीज़ बताता कुछ नहीं, अब हम ये कहते हैं मरीज़ जो है वो चुप नहीं कर रहा। यानी जब कोई भी काम करते करते उस लेवल पे आ जाएगा तो आप देखेंगे उसके साथ यही मामला होगा कि मरीज़ जो है आप कहेंगे यार आप ये बिपता बंद कर दे। यानी मरीज़ बताता है, मरीज़ ऐसी ऐसी बातें भी बताता है जो उसने कभी ना अपने दोस्त के साथ बयान की हैं, ना कभी किसी सहेली के साथ बयान की हैं, ना बीवी ने शोहर के साथ, ना शोहर ने बीवी के साथ कभी बयान की होती हैं। यानी ऐसी चीज़ें भी वो बताना शुरू कर देते हैं। यानी ये मामला बन जाता है। अब फिल्म के मतलब बताएगा जनाब मुझे इस तरह की फिल्में पसंद हैं। आप ये जानते हैं कि फिल्में जो हैं वो जिन कैरेक्टर्स के ऊपर, जिन स्टोरीज के ऊपर बनती हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई सेंसेशन मौजूद होती है। चाहे वो जुदाई के मामलात हों, प्यार मोहब्बत के मामलात हों, दोस्तों ने दोस्तों की खातर कुर्बानी दी हो, वतन की खातर फिल्म बनाई गई हो, या बाद फिल्में का मकसद सिर्फ चीर फाड़, मार धाड़, सिर्फ यही मकसद होता है। बाद लोगों को वही लाशें, बम ब्लास्ट, ये चीज़ें देख कर तस्कीन हो, यानी वो उसको एनर्जी मिल रही होती है। वो चीज़ सीन देख देख कर वो वहाँ से एनर्जी हासिल कर रहा है वो बल्कि वो उनके जो चीज़ें उसके अंदर थोड़ा बहुत खला होता है, वो वहाँ से ट्रेनिंग भी हासिल कर लेता है कि हाँ अब मुझे मज़ा आएगा ये काम करने का। तो ये वो चीज़ें हैं जो केस टेकिंग में हमें जो है तावन करती हैं हमारे साथ कि जनाब यहाँ से भी हम उसका केस ले सकते हैं। तो बात ही चाह रहे थे कहाँ से आए हो, तो हमें पता होना चाहिए कि जिस इलाके से, जिस गांव से, जिस ज़िले से आया, कि वहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह का है। इस चीज़ का हमें उनके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। वालिदैन कैसे हैं, वालिदैन का तुम्हारे साथ रवैया किस तरह का है। खातून है तो उससे पूछें कि आपके शौहर का, आपके ससुराल का आपके साथ क्या रवैया है, खुश हो या नहीं खुश हो। जिस तरह के सुबह के लेक्चर में ये बात आई थी कि अगर फैमिली मैटर हो तो दूसरा फर्द लाजमी होना चाहिए। बीवी है तो शौहर मौजूद होना चाहिए, शौहर है तो बीवी मौजूद होना चाहिए। बाद केसेस में इसी तरह केस मुकम्मल होता है। बाद में जो होता है कि एक को बाहर निकालना पड़ता है कि आप बाहर चले जाएं। वो कहता जी लो जी मैं तो इसको साथ लेकर आया हूँ। मैं क्या हो सकता तुम ही इसके जरासीम हो, ये बीमारी तुम्हारी वजह से हो, आपको तो नहीं पता, आप ही इसके सर पे सवार है। अगर आप इसका इलाज करवाना चाहते आपको बाहर जाके बैठना पड़ेगा। ये इस काबिल है कि अपना केस दे सके, तकलीफ इसको है आपको नहीं है। जहाँ आपकी जरूरत होगी हम बुला लेंगे। वो बाद में पता चलता है कि सारी स्टोरी उसके बारे में होती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें किसी केस की ओरिजिनलिटी हासिल करने के लिए, जो उस फर्द के जो अपने करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो अपने उसके हालात हैं, जो अपनी इनर कैफियत है, जो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो निकालने के लिए सारी चीज़ें। अच्छा इसमें एक चीज़ और, सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ जो सबसे बुनियादी है, जो भूल गया हमें बयान करने से, जिस तरह हमें असूलों का पता होना चाहिए, अपनी थ्योरी का पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आप ये देखें कि जिस बंदे से आप इतना कुछ पूछ रहे हैं, तो ये किस तरह हो सकता है कि हम पब्लिक के अंदर पूछें। आप केस उससे ले रहे हैं कि साथ आपका डिस्पेंसर भी सामने बैठा हुआ है और बाकी मरीज भी उसकी सारी कहानी सुन रहे हैं। यानी यहाँ देखा तो ये गया है कि मर्द जो है वो अपनी बातें दूसरे मर्द के सामने भी नहीं बयान करते। आप खातून से भी पूछेंगे, नौजवान लड़की से भी पूछेंगे, लड़के से भी पूछेंगे, वो बहुत कम ऐसे जरूरतमंद होते हैं जो सबके सामने हर बात बयान कर देते हैं। यानी हमारा सबसे पहले क्लिनिक का सेटअप इस लेवल का होना चाहिए, वो सेपरेशन होनी चाहिए कि हमारी बात मरीज और डॉक्टर के दरमियान तीसरा बंदा खलल अंदाज ना हो, उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मरीज को इस बात की पूरी सिक्योरिटी हासिल होनी चाहिए कि मेरी बात सिर्फ डॉक्टर सुन रहा है, दूसरा बंदा नहीं सुन रहा। अगर हमारे क्लिनिकों का सेटअप वही है जो पुराने तरीके से एक टेबल लगा के, चेयर लगा के बैठे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा के दरमियान पर्दा कर दिया, एक साइड पे ख्वातीन है, दूसरी तरफ मर्द बैठे हुए हैं, हम कहें जी हमें 2 घंटे का ये केस दे दे, उसमें तो पहेलियां तो बुझी जा सकती हैं कि वो भी गोल मोल अल्फाज में बात करें, आप भी गोल मोल अल्फाज में सवालात करें, ना ये पता चले कि वो इन अल्फाज से क्या मुराद समझ, ना हम समझे। यानी हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि मरीज ने बात चीज़ों के लिए खुद अपनी एक टर्म बनाई होती है
पढ़े लिखे लोग आते हैं वो वर्डिंग जो है मेडिकल की इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम उससे पूछते हैं कि ये जो तुमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इससे मुराद क्या है तुम्हारी, अब बाद का ये भी खदशा होता है कि ये कहे यार डॉक्टर बन के बैठा हुआ इसको खुद भी नहीं पता। मैं ये कहता हूं कि इस दौरान आपको महसूस क्या होता है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो मैं तो इससे मुराद कुछ और समझ रहा हूं, लेकिन आप इससे क्या मुराद समझ रहे हो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि अभी 1 माह पहले एक मरीज़ा मेरे पास आई, हालांकि ये मरीज़ा इससे साल पहले भी मेरे पास 2-4 माह इलाज करवा चुकी थी। अब 1 माह बाद फिर मेरे पास आई इधर उधर ठोकरें खाकर। अब जब भी आती वो मेरे पास कहती जी मुझे रेक्टम के अंदर इचिंग हो रही है। अच्छा, मैं कहा पढ़ी लिखी है, बीए किया हुआ और उसको पता ही है रेक्टम क्या होता है। मैंने कहा अच्छा चलो, बाकी और अलामात नहीं। कब होती है? जब मुझे कॉन्स्टिपेशन हो, मुझे उस वक्त ज़्यादा होती है। मैं ठीक है, इसका मतलब कोई है मामला। अच्छा, और अलामात नहीं, शायद मैंने समझा कि इसको हुक्म वगैरह होंगे, कोई कीड़े वगैरह पेट के, ऐसा मसला हो सकता है इसको। लेकिन फिर भी मैंने जो उसके जनरल जो चीज़ें लेकर उसके मेडिसिन दी, उसको कोई फ़ायदा ना हुआ। अब लास्ट मेरे दिन में ऐसे, मैं सच्ची बात ये थी, मैं उकताया बैठा था। मैं कहा यार ये इसको आराम आ क्यों नहीं रहा। ये मैंने उससे ये सवाल पूछा कि आप मुझे हर दफ़ा ये कहती हैं रेक्टम के अंदर इचिंग हो रही है, आप रेक्टम किसको कहते हैं ये बताएं। अब सवाल उसके ऊपर आ गया। अब 2 मिनट के लिए खामोश हो गई। अपने ज़हन के अंदर उसने तर्जमानी करनी शुरू कर दी कि मैं इसको क्या डॉक्टर को किन अल्फाज में बताऊं। मुझे कहती जी जहां से मेंसेस पास होते हैं ना, वहां से मुझे तकलीफ होती है, वहां खारिश होती है। ये यानी आप ये देखें कि ये सूरत हाल है। यानी आप एक फिजिकल लेवल का केस भी जब हम लेते हैं, मरीज के अल्फाज कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। आज जब उसने मुझे ये बात बता दी तो मैंने बात वही मीर साहब वाली के मैंने झड़क दी ऐसी सी बात। मैं कहा आपने मुझे पागल किए रखा है अभी तक। आप मुझे वैसे ही बता देते, मुझे ये मसला है, सादा पंजाबी में बता देते, उर्दू में बता देते। आपने पर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं। बहरहाल उसको मेडिसिन दी तो वो ठीक हो गई। लेकिन मसला ये होता है कि मरीज के सिर्फ लफ्ज़ों को भी ना देखें। अगर वो ऐसा बंदा पढ़ा लिखा आ जाता है, टर्मिनोलॉजी के अंदर बात कर रहा है, तो उससे पूछें कि इससे आप क्या मुराद लेते हैं। जब ये जो आप कह रहे हैं मुझे ये तकलीफ है, तो इस दौरान आपको होता क्या है, तो वो चीज़ उससे पूछना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इसी तरह का एक केस मेरे पास आया इन्हीं 2-3 माह के अंदर। वो 12 साल से उसका मसला था सोराइसिस का। पूरी जिल्द, मुंह से लेकर पाँव तक, हाथ, पूरा जिस्म जो था सोराइसिस से भरा हुआ था। उसका छिलके उतर रहे थे ड्राई वाइट कलर के, जलन बहुत ज़्यादा। वो कहता है मैं गर्मियों में भी हफ्ता नहीं नहाता कि पानी से भी मुझे तकलीफ होती है। और खुद होम्योपैथ डॉक्टर था वो, लेकिन अब जॉब किसी और शोबे में कर रहा है वो। लेकिन होम्योपैथी उसने की हुई है, 1-2 साल प्रैक्टिस भी की थी, नाकाम हुई तो किसी और जगह पे चला गया। और यहाँ फैसलाबाद में भी डॉक्टर इरफान साहब को आप जानते हैं, उनके पास भी वो 2-4 माह इलाज उसने करवाया। अब ये मसला था, साथ उसके दूसरा मसला था सफोकेशन होती थी उसको, सोराइसिस प्लस उसको सफोकेशन थी कि जहाँ भी कमरा बंद है, हबस वाली जगह पे है, खेतों के पास से गुजरा है, पानी लगा हुआ है, कमाद हैं, फसलें हैं, वहाँ भी, किचन में चला गया वहाँ भी, या जहाँ कमरा बंद है तब भी। दूसरे लोग सिगरेट पिए तो सफोकेशन होती है, खुद सिगरेट चाहे 20-20 पी ले नहीं होती। यानी सफोकेशन की वजह से वो डॉक्टर के पास मारा फिर रहा। अब उसको अपनी सोराइसिस भूल गया। सफोकेशन का मसला जो इतना था कि वो कहता है कि मैं अगर अपने दफ्तर के अंदर बैठा हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मैंने मर ही जाना है। डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है जी तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है। वो कहते हैं मुझे इंजेक्शन उस टाइप का लगाते हैं तो मैं उससे कुछ बेहतर भी हो जाता हूँ, लेकिन अगले लम्हे फिर मेरी वही सूरत हाल होती है। ये भी 5 साल से मसला, 12 साल से उसको सोराइसिस का मसला, 5-6 साल से तकरीबन ये सफोकेशन का मसला। इलाज कराए ना, उसकी सोराइसिस ठीक हुआ ना उसकी सफोकेशन बेहतर हुई। मैंने उसको केस रिकॉर्ड फॉर्म दे दिया, शायद आप जानते होंगे कि एक बना हुआ है, आपको सबको मिला भी होगा ये। तो ये मैंने उसको दिया कि मैंने कहा यार आप इस तरह करें,
आपने जिस तरह की हिस्ट्री बयान करना शुरू की है ना, या आपने पीछे से आपने शुरू कर दिया है, आप ये फार्म ले जाएं, इसको पुर करके ले आएँ, फिर उसके बाद मैं आपके खुद केस लूँगा, फिर आपकी दवाई शुरू करूँगा मैं। कहता है चलो ठीक है। वो गया, उसने बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से उसको पुर किया, एक एक चीज़ को बड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेन किया उसने। अब मेरे पास फार्म आ गया, मैंने उसको स्टडी किया, उसके बाद उसको बुलाया, आओ जी आपका केस लेता हूँ मैं। केस लिया। मैं इसको आप एक जनरल आपको बताना चाहूँगा कि उसकी दवाई मैंने आर्सेनिक एल्बम निकाली, उसकी रेस्टलेसनेस, उसकी बेचैनी, उसकी सारी, लेकिन नतीजा उसका ये हुआ कि एक हफ्ता के बाद, एक हफ्ता क्या उसने क्या निकालना था, वो मेरे पास सुबह शाम आना शुरू हो गया। उसके बाद उसने सोचा फीस तो मैंने इसको दे ही दी है जो देनी थी, वो सुबह शाम आना शुरू हो गया, डॉक्टर साहब अब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ, मैं उसको प्लास्बो दे देनी, लेकिन उसकी सूरत हाल वही। मैं कि यार ये तो सरदर्दी बन गया, इतने पैसे तो नहीं मैंने ले लिए इससे। फिर मैंने जो केस रिकॉर्ड फॉर्म था उसको भी साइड पे रख दिया। अब उसकी जो सुबह शाम मेरे पास आनी जानी थी, मैंने उसको पकड़ लिया, ये मेरे पास ही क्यों आता जाता है ये। मैंने पूछा कि जब पहले इलाज कराते रहो, पहले भी तुम्हारा यही हाल होता था, उन डॉक्टरों के पास इस तरह जाते थे, उन हॉस्पिटल के अंदर भी आप जब जाते इस तरह जाते थे। कहते जी मैंने कभी एक डॉक्टर के पास अगर ट्रीटमेंट लिया, उससे फायदा नहीं हुआ तो सारी जिंदगी उसके बाद दोबारा नहीं गया। मैं एक एक दिन के अंदर 5-5 डॉक्टर भी मैंने तब्दील किए हैं, या वाहद हैं जिनके पास मैं आ रहा हूँ कि मुझे आपके केस लेने के तरीके से, आपके मेथड से थोड़े से एक हौसला अफजाई मुझे हुई कि शायद मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँ। और जिस तरीके से आप मेरी केयर कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप, मैं यहाँ से लाजमी ठीक हो जाऊँगा। तो इसलिए आप, मेरा आखिरी भरोसा अल्लाह के बाद आप ही हैं, तो लिहाजा मेरा कुछ कर लें। मैंने जब देखा कि इनसिक्योरिटी भी है इसके साथ, ये मेरे ऊपर इन्हिसार भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, इससे पहले किसी को भी किया भी इसने कहीं नहीं, तो मैंने एक हफ्ते के बाद उसी मेडिसिन के अंदर तब्दीली की। मैंने कैलकेरिया आर्स जो है वो उसको सिलेक्ट कर दी, वो उसको मैंने वाटर डोज के साथ उसको सुबह शाम उसको इस्तेमाल करवाई। अब नतीजा उसका ये निकला कि अब वो पूरा हफ्ता मेरे पास नहीं आया, फिर एक हफ्ते के बाद फिर आया, फिर मैंने वही उसको रिपीट करा दी कि चलो आप इसको वाटर डोज के अंदर लें। एक महीने बाद जब वो दोबारा मेरे पास आया, क्योंकि मेडिसिन असल में उसकी 1 माह की मैंने शुरू में दे दी थी, मैंने कहा ये आप 1 माह की इस्तेमाल करें, लेकिन वो जब 1 माह के बाद आया तो उसका चेहरा साफ, जिल्द साफ, हर चीज़ क्लियर। मैं कहा यार बड़ी बात है, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए आप। और जी पहले भी इतना ठीक हो जाता हूँ, यानी आप देखें वो कहता जी पहले भी मैं पहले मुकम्मल ठीक हो जाता रहा, नहीं कोई दाग रह जाता था। तो मैं कहा आप कोई दाग कहीं जिस्म पे पूरे पे है, कितना आपकी ये स्किन है इतनी बड़ी, कहीं पे है कोई? कहता नहीं। तो मैं कहा पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। फिर अच्छा, मैं कहा आपकी वो सफोकेशन का बताएं। वो तो जी मैंने ना अपनी विल पावर से कंट्रोल कर लिया है। मैं ये बहुत अच्छा किया आपने, ये जो आपने विल पावर से कंट्रोल किया ना, ये आपने सबसे अच्छा काम किया, ठीक है ना। मैं कहा ये बताएं कि आप पहले भी कभी विल पावर से इसको कंट्रोल करते रहे हैं? आपने तो मुझे हिस्ट्री के अंदर ये लेके दिया था कि मैं जब भी मेरे ऊपर इसका अटैक होता था, मैं दफ्तर छोड़, घर छोड़, मैं कहता मुझे लेके कहीं चले जाओ। वो आपको एंजाइटी का इंजेक्शन लगाते थे या नींद की दवाई देते थे, आप सो जाते थे। आपने तो ये बताया था विल पावर आपकी वहाँ कहाँ गई थी? आप विल पावर कहाँ से निकल के आ गई आपकी? अच्छा, वो कहता है जी नहीं, मैं वैसे आपकी दवाई का भी असर है, दवाई का असर हुआ तो विल पावर ने काम करना शुरू किया है। मैं ठीक है, आप अपनी विल पावर को जगा के रखना। बहरहाल वो बंदा जो है, अब उसका सोराइसिस जो है मुकम्मल ठीक है, और जो सफोकेशन है वो 80% तक उसकी ठीक हो चुकी है। तो अब उसकी यानी केस हिस्ट्री लेने से भी आर्सेनिक तक तो पहुंच गया था, लेकिन जो बिल्कुल एक्यूरेट मेडिसिन थी वो उसके जो मेरे ऊपर इन्हिसार करना और मुझे ही अपने उन मसाइल का हल समझना, और उसके साथ अब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, ये चीज़ जो थी कैलकेरिया आर्स के अंदर, यानी आपने अगर वो सिस्टम पढ़ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से वो बंदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। 80% सोराइसिस बिल्कुल ठीक है, 80% तक सफोकेशन भी उसकी ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनसे हम पहुंचते हैं कि ये बंदा जो है ओरिजिनल क्या है। उसके लिए हम पूछते हैं कि वालिदैन के आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं। आमतौर पर शादीशुदा बंदे के ताल्लुकात वालिदैन के साथ ख़राब हो ही जाते हैं, वो चाहे वालिदैन की वजह से हों या इसकी वजह से हों, वो कुछ ना कुछ तो उसकी सबब बताएगा। तो उस तरीके से आप पेशे के मतलब पूछें कि जनाब ये जिस पेशे के अंदर आप हैं इससे खुश हैं?
अगर नहीं खुश तो आप चाहते क्या करना चाहते हैं? आपका जाती रुझान किस पेशे की तरफ था जो आप कर नहीं सके? अमूमी तौर पर बंदे की जो जाती दिलचस्पी होती है, जब भी उस जॉब से वापस आता है तो उसी तरह की सरगर्मी के अंदर वो मसरूफ हो जाता है फिर किसी ना किसी काम के अंदर। इसी तरह अगर एक बंदा किसी आपको अच्छे ओहदे पर नजर आ रहा है या किसी भी मुकाम पर आपको नजर आ रहा है, तो आप उससे पूछें कि जनाब आपने ये मुकाम किस तरीके से हासिल किया। यानी जो मरीज आपके साथ आप तावन कर रहा है वो लाज़मी तौर पर अपनी कुर्बानियाँ भी बताएगा, अपनी महरूमियाँ भी बताएगा, अपने वो पूरे हालात, वो सर्कमस्टेंसेस जो वो आपको बताएगा कि मैंने किन किन हालात से गुजर कर मैं खुद यहाँ पे पहुँचा हूँ। इसी तरह आप अगर किसी से ये पूछते हैं कि आप वो कौन सी तब्दीली है आप अपनी ज़ात के हवाले से, अपने फैमिली के हवाले से जो आप लाना चाहते हैं कि मेरी फैमिली के अंदर ये चीज़ ना आए या आपकी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ ना आए, वो कौन सी है? तो अमूमी तौर पर आपको पता चल जाएगा कि वो बचपन की जो महरूमियाँ थी, अमूमी तौर पर इंसान उन्हीं को तब्दील करने की कोशिश करता है कि जो हालात हमारे थे वो मेरे बच्चों के ना बने या मेरे ना बने। यानी ऐसे सवालात के ज़रिए से हम उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ पहले भी आ चुकी है कि बचपन के रवैये, कि बचपन में उसकी आदतें किस तरह की थी। लड़ाका था, क्लास फेलोज के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे, टीचर की रिस्पेक्ट के हवाले से उसके मामलात किस तरह के थे, वालिदैन के साथ उसके ताल्लुकात किस तरह के थे, बाकी बहन भाइयों के साथ खुदगर्ज था, शरारती था, चोरी की आदत थी या उसको मार ही पड़ती रहती थी किसी न किसी वजह से। एक मरीज़ को मैं जानता हूँ, वो कहता है जी मैंने तो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो मजलूमियत की गुजारी। वो किस तरह जी? कहते बड़ा भाई भी मुझे मारता रहता था, बाप भी मुझे मारता रहता था, मुझे तो कभी कभी लगता था कि मैं पता नहीं इनका लड़का ही औलाद ही नहीं हूँ, पता ही नहीं मुझे कहीं से लेके पड़ा हुआ है। तो ये जब बात उनके मैंने भाई से पूछी, वाले से पूछी, तो उससे ये इस तरह की शिकायत कर रहा है कि क्या मामला थे। कहते इसने कभी सीधा काम ही नहीं किया था, तो मार तो उसको पढ़नी थी, बाकी मेरी औलाद थी वो सारी मेरे कहने पे चल रही थी, ये साइड पे चलता था, तो मार तो पढ़नी थी इसको, और फिर भी ये इसी बात की शिकायत कर रहा। यानी अब उसकी एक फीलिंग कुछ और थी। अब ये जो फीलिंग जो अपनी ये बता रहा है, अब मैंने पूछा कि आप ये बताएं कि अब आपका अपनी औलाद के बारे में क्या रवैया है। कहते हैं मैंने कभी भी अपनी औलाद को घर में अकेले छोड़ के कभी नहीं गया। मैं चाहे मैंने 1 घंटे के लिए भी बाहर मियाँ बीवी ने जाना हो तो बच्चे चाहे 3 या 4 उनको साथ ही लेके जाना है। मैं इस तरह क्यों करते? कहते जब बचपन में हमारे वालिदैन अक्सर हमें घर में बंद करके चले जाते थे, हम अभी बाजार से होकर आए तो हमें बहुत खौफ आता घर से आया करता था। यानी उसकी पूरी ज़िंदगी अब खौफ से भरी हुई है, मजलूमियत से भरी हुई है। अब हम ये देख रहे हैं कि वही बंदा जो कभी जिसने खौफ की ज़िंदगी गुजारी थी, अब उसके जो चाल चलन है वो उनके ऐसे लोगों के साथ है जहाँ वो अपने आप को एनर्जी में फील कर रहा है। अब वो इंतकामी वो सूरत हाल से गुजर रहा है, यानी जो उस बंदे की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। यानी ये चीज़ें हैं जिससे हम जब किसी के बचपन के हालात जानते हैं, बचपन की आदतें हम जानते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि ये बचपन में किस तरह का था। और अब अगर उसे डिफरेंट नज़र आ रहा है तो ये कंपनसेशन की वजह से है, ये तालीम और तरबियत की वजह से है, ये हालात के प्रेशर की वजह से है, ये अदारे के उस नज़्म ज़ब्त की वजह से है। ये अब वरना मौका मिले तो ये फिर वही बन जाए। इसी तरह कोई भी फर्ज है उसका ख्वाब वो देखता है, ख्वाब वो सतरी ख्वाब नहीं भूल, जो ख्वाब उसके ज़हन के ऊपर नक्श हो जाने वाले हों। बाद लोग जो हैं वो ख्वाब बड़ी डिटेल से बताते हैं और एक ही तरह के हमेशा ख्वाब बताते हैं। तो ऐसे और उस ख्वाब के अंदर जो उसकी सिचुएशन होती है, जो उसकी स्ट्रगल होती है, जो उसका रवैया होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है कि ये वो चीज़ है जो ओरिजिनल है, ये वो चीज़ है जो इसको मुतासर किए हुए है। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं मजमूई तौर पर जिससे हम किसी भी शख्स के बारे में जान सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके से सोचता है, किन असूलों के तहत सोचता है, ये ज़िंदगी किस नज़रिए के तहत गुजार रहा है, और किसी भी मुश्किल घड़ी के अंदर ये क्या करता है। यानी ये सारे एंगल्स हैं, ये सारे मेथड हैं जो हम मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई जब हम करते हैं, इन सब का मकसद ये होता है कि हमारे सामने उस बंदे की ओरिजिनल पर्सनैलिटी हमारे सामने आ जाए। वो बंदा अपने अंदर में हकीकत में क्या है, ज़ाहरी लिबाता चाहे कुछ भी हो, ज़ाहरी हुलिया कुछ भी हो,
जारी हुलिया बदलना कोई गलत बात नहीं है। एक बंदा जो है वो अपनी नेचर के अंदर डेंजरस है, उसने अपने आप को मुत्तकी बना लिया है, नमाजी बना लिया है, अच्छा किरदार उसने अपना लिया है, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हर माशरे की एक ज़रूरत हुआ करती है। लेकिन वाक़ई इस तरह भी होता है कि एक बंदा शरीफ होता है, वो गलत हालात की वजह से बदमाश भी बन जाता है, वो गलत भी बन जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो तो उनको आप समझाएं तो वो जल्दी सुधर भी जाते हैं। असल बात है कि चाहे वो कुछ भी अब वो कुछ भी है, हमने जो ओरिजिनल देखना है कि ओरिजिनल से अब किस फॉर्म के अंदर आया है। तो जब हम ओरिजिनल को जान लेंगे तो अब उसकी कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला है, तो इंशाल्लाह हमें ये देखा है कि वो लोग जब उस लेवल की मेडिसिन हम उसको दे देते हैं तो वो लोग उससे ठीक हो जाते हैं। तो यही इस सिस्टम की, इस मेथड की खूबी है। हम ये नहीं कहते हम इसके बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन जितना हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हमारे रिजल्ट हमारे बहुत ज़्यादा शानदार हुए हैं। लोगों का एतमाद बढ़ा है, मरीजों की रेशो बढ़ी है, हमारा प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड है वो अप हुआ है। यानी हमें इसकी वजह से अपने क्लिनिकों के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ करना पड़ी, अपने तौर तरीके के अंदर भी तब्दीली करना पड़ी। मरीज को देखने का जो हमारा पहले अंदाज था और अब है, उसके अंदर भी बहुत सारी हमें अपने अंदर तब्दीली करना पड़ी, और उसके बाद ही ये सारे रिजल्ट हासिल होना शुरू हुए हैं। तो आप सब भाइयों से भी, बहनों से भी, साथियों से यही यानी कि मैं तवक्को रखूँगा कि हम इसके मुताबिक यानी हमें ढलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम पुराने ज़हन हमारे वही हों, क्लिनिक भी वही हों, और चाहते ये है कि सेंसेशनल मेथड के तहत प्रैक्टिस करके हम केस कामयाब कर लेंगे। इस तरह ये भी नहीं हो सकता। यानी ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक प्रोग्राम है, उसके मुताबिक पूरा आपको एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा, खुद भी उसके मुताबिक बनना पड़ेगा, एनवायरनमेंट भी उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। फिर जब हम उस लेवल पे केस लेंगे, उसकी हिस्ट्री उस कैटेगराइज करके पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि हम अपने किसी भी दूसरे डॉक्टर के सामने वही केस जब हम रखेंगे तो लाजमी तौर पर वो भी उन्हीं पैरामीटर्स के मुताबिक, उन्हीं उसूलों को, प्रिंसिपल्स को अप्लाई जब करेगा तो दवाई एक ही निकलेगी। क्लासिकल तरीके के मुताबिक एक भी सिम्टम मिस हो गई, रिपर्टरी में आप केस में रिपर्टराइज करते हुए अपने उसमें फीड किए, दवाई कुछ और बन गई, एक इजाफी कर दी, दवाई कुछ और बन गई। यानी एक ही लम्हे में प्लांट बन रहा है, दूसरे लम्हे मिनरल बन गया, एक और ऐड कर दी तो सामने एनिमल आके खड़ा हो गया। या हमें कम से कम ये तो पता है कि ये एनिमल है, ये प्लांट हो ही नहीं सकता। प्लांट है तो पता है ये मिनरल हो ही नहीं सकता, मिनरल है तो पता है कि किस रो कॉलम के अंदर खड़ा है। तो जब इस लेवल पे लिया हुआ केस आप किसी को सुनाएं, पढ़ाएं, तो वो भी लाजमी तौर पर उसी ही नतीजे पे, उसी ही मेडिसिन पर, उसी ही म्याज़म पर, उसी ही किंगडम तक वो लाजमी तौर पर पहुंच जाएगा। अगर मामूली भी कमी बेशी होगी, जब वो पूछेगा तो रिजल्ट सेम निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात अब तक पहुंचा पाया हूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो भी पॉजिटिव चीज़ है, जो इंसानियत को चीज़ भला दे सकती है, तो हमें वो सीखने की और उसको अप्लाई करने की पूरी तौफीक दे।